हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में। बताते हुए बेनतिया खुशी होती है कि न्यूज़ ट्रैक ने अपना एक नया वेबसाइट जारी किया है जहां पे आप ढेर सारी खबरें पढ़ना पसंद करेंगे। न्यूज़ ट्रैक को आप लॉग ऑन करना चाहते हैं तो newstrack-belgaum.com जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। श्री विनोद दुआ एक बहुत ही बेहतरीन जर्नलिस्ट थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। श्री विनोद दुआ का शुमार उन बेबाक और बासलाहियत जर्नलिस्ट में होता था जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। श्री विनोद दुआ एक निडर और बासलाहियत जर्नलिस्ट थे। उन्होंने हमेशा अपनी बात का लोहा मनवाया, इसलिए वो काफ़ी अवाम में मकबूल थे। लेकिन वक्त ने और ज़िंदगी ने उनसे वफा न की, वो हमसे बिछड़ गए। हम दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। आप देख रहे हैं। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस में ढेर सारी खबरें हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 6 दिसंबर 1992 की, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। बेलगाम शहर में कई फ्री मेडिकल कैंप मुनक्कद किए गए। जीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी बात रखी। बदबख्त वसीम रिजवी के खिलाफ अब भी कई शहरों में मुजाहरे जारी हैं। न कई किससे शादी करने जा रहे हैं और खेल की दुनिया में ढेर सारी खबरें हैं। आप देख रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास में एक काला दिवस माना जाता है और इसी दिन बाबरी मस्जिद जो यूपी अयोध्या में मौजूद थी उसे ढाया गया। 6 दिसंबर का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और इसके पीछे जो हुकूमतें थी आज वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए तरस रही है और जो हुकूमत उनके खिलाफ बन गई वो भी अपनी हुकूमत को बचाने की बेनतिया कोशिश कर रही है। Whenever and wherever there is injustice towards innocent people, there will be justice from God। यानी इसका अर्थ, इसका तर्जुमा यह है कि जब कभी भी कोई भी किसी मासूम पे जुल्म करता है तो उसका इंसाफ अल्लाह सुब्हाना तआला करते हैं। अब जब तर्जुमा यह है कि जब कोई इंसान किसी मासूम पे जुल्म करता है तो उसका इंसाफ करता है अल्लाह सुब्हाना तआला। जब कोई हुकूमत किसी मासूम लोगों पे अत्याचार करती है तो भगवान उसका इंसाफ करते हैं और ये आपके आंखों के सामने है। जो हुकूमत इस ढांचे को गिराने की साजिश की थी वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब पैर रगड़ रही है और जो हुकूमत इसमें कामयाब हो गई और जिसने जश्न मनाया वो भी हुकूमत अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। वो साल नफ़रत भरा साल था और यहाँ से शुरू होती है नफ़रत की वो चिंगारी जो आज तक हमारे सबके दरमियान भड़क रही है। सियासी पार्टियां चाहती हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करें। न्यूज़ चैनल्स पे हमेशा ये डिबेट होती है कि ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है, इनके बच्चे कितने हैं, ये क्या खाते हैं। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस गोदी मीडिया को बायकाट करना चाहिए। ये न्यूज़ चैनल जो पूरी तरह से बिके हुए हैं, जिनकी हर रोज़ बेइज्जती की जाती है, लेकिन इतने बेइज्जत होने के बावजूद भी ये नहीं सुधरते और ये न्यूज़ चैनल आग पे तेल का काम करते हैं। हमें चाहिए कि न्यूज़ चैनल को बैन किया जाए, इनके कोई भी तबसरे पे, इनके कोई भी डिबेट को ना देखा जाए और इनकी कोई न्यूज़ पे आप एतबार ना करें। ये एक तरफा न्यूज़ होती है, इसमें कोई सदाकत नहीं होती। बात करते हैं 1992 की बाबरी डिमोलिशन की। बाबरी डिमोलिशन के बाद मुल्क भर में नफरत की एक आंधी चल निकली और हर एक दूसरे से नफरत करने लगा है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलकर रहें। अगर मुल्क की तरक्की करना है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खलीज ममालिकों की मिसाल हमारे सामने है जो 50 साल पहले एक रेगिस्तान था, लेकिन आज वहाँ की आप तरक्की देखेंगे तो दंग रह जाएंगे क्योंकि वहाँ के हुक्मरान ने वहाँ की दौलत का सही इस्तेमाल किया। लेकिन खलीज ममालिकों से ज़्यादा हमारे मुल्क में दौलत है, लेकिन ये दौलत स्विस बैंक में मौजूद है। अगर हमारे हुक्मरान भी सही तरीके से मुल्क की दौलत का इस्तेमाल करें तो हमारा भी मुल्क गुलजार हो जाता है, जिस तरह से खलीजी ममालिक का रेगिस्तान गुलजार हो गया है। आप देख रहे हैं। शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द,
गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और बेंगलोर तक पहुंच गए। अब तक भारत में 4 ऐसे केसेस सामने आए जो साउथ अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों में पाया गया है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। कर्नाटका हुकूमत ने इसके लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। यही वो गाइडलाइन है जो कोविड-19 में भी जारी किए गए थे, जिस तरह से मास्क लगाना है, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। थिएटर्स भी जा सकते हैं, मॉल्स भी जा सकते हैं और दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप कोविड-19 के दोनों डोसेस का लेना आपके लिए अनिवार्य है और बहुत ज़रूरी है। इसी तरह का रूल महाराष्ट्र में भी लगाया गया था, जहाँ पे आपको लोकल ट्रेन में सफ़र करना हो या मल्टीप्लेक्सेस या मॉल में जाना हो तो आप दोनों डोसेस का सर्टिफिकेट आपको दिखाना ज़रूरी होता है तो सब कुछ है। मैंने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है, हमें चाहिए कि हम अपने सेहत का ख्याल रखें। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बेलगाम शहर में भी पुलिस ने हर एक से मास्क लगाने की गुजारिश कर रही है और हमें चाहिए कि हम तमाम कानून का पालन करें। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं भारत में एक दूसरे से नफरत का बाजार जोर और शोर से गर्म है और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं वसीम रिजवी, जो बदबख्त है। उन्होंने फिर से एक किताब लिखी हिंदी में, जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ऐसी बातें कही जिसकी वजह से हम तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए बेलगाम शहर के करीब गोकाक में कुछ उलमाओं ने बदबख्त वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाज का मुजाहरा किया। वक्त आया तो जान लेना भी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान के खिलाफ कोई बात करे ये मुसलमान बर्दाश्त न किया है न करेगा इंशाअल्लाह। हमारा यहाँ जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम हमारे हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं, हमारा जो दस्तूर हिंद है, हमारा जो संविधान है, हमें ये इजाज़त देता है कि तुम हिंदुस्तान के कानून का पालन करो, उसका एहतराम करो। इसलिए हम अपनी हुकूमत पर, अपनी अदालत पर भरोसा करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे तहसीलदार साहब के पास आते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं। क्यों देते हैं? कि हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी बात पार्लियामेंट में जाएगी, हमारी बात और भी जाएगी। फांसी दो, फांसी दो। इसलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, ऐसे जो मिलनसार कौम को मिलजुल कर रहने वालों में तनाव पैदा करते हैं, ऐसे कुत्तों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं बेलगाम शहर में कई फ्री मेडिकल कैंप मुनक्कद किए गए, जिसमें ब्लड बैंक और एक फ्री मेडिकल कैंप जिसे रहमान फाउंडेशन ने पिरनवाड़ी में मुनक्कद किया। मैं डॉक्टर विठल माने, मेडिकल ऑफिसर, ब्लड बैंक केएलई हॉस्पिटल की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइजर्स को बधाई और शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये कोविड के डिफ़िकल्ट टाइम में इन्होंने, जब ब्लड का शॉर्टेज है तब ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल सर्विस they are doing, and it will be very helpful for our patients and who are in need of blood. So I am really grateful and thankful to the organizers of this blood donation camp. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज कोविड सपोर्ट ग्रुप बेलगाम की तरफ से आज़ाद नगर में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से कोविड के टाइम में हमारी ये टीम जो डिफरेंट NGOs को मिलकर बनाई गई है, वो लोग मिलकर लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं।
जैसा फर्स्ट वेव में लोगों को एडमिशन दिलाना हॉस्पिटल्स में, दवाइयाँ प्रोवाइड करना वगैरह, और सेकेंड वेव में लोगों को राशन किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो आज हम लोग जो लोगों की बहुत अहम ज़रूरत है आज की पेशेंट्स की, जो ब्लड वक्त पे नहीं मिलता, उसको ध्यान में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोविड सपोर्ट ग्रुप बेलगाम की तरफ से आज़ाद नगर में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और अल्लाह से उम्मीद है कि आज हम आज़ाद नगर में कर रहे हैं, नेक्स्ट ऐसे दूसरे इलाकों में भी जाके हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड सपोर्ट ग्रुप, जैसे कि कामिल भाई ने बताया और जैसे कि तमाम जो है तमाम लोगों को मालूम है कि कोविड सपोर्ट ग्रुप पिछले 2 साल से जो है लगातार अल्हम्दुलिल्लाह अपना खिदमत अंजाम दे रहा है, चाहे वो मेडिकल के लाइन से हो, चाहे वो रेशन के लाइन से हो, चाहे वो एजुकेशन के लाइन से हो। और अब जो है ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसमें तमाम इदारे जो हमारे साथ रेशन किट्स के टाइम पे, मेडिकल के टाइम पे जुड़े हुए थे, तकरीबन 13 इदारे हैं बेलगाम के नाम से, और उनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में, क्योंकि जो है तमाम इदारों को एक साथ लाना और एक अम्ब्रेले के अंदर इनको काम सब मिलकर काम करना ये बहुत बड़ी बात है। ये सब डॉक्टर यहाँ तमाम मरीजों की जांच कर रहे हैं। 400 डॉक्टर पेशेंट अब तक हो चुके हैं और अब अभी पेशेंट आ रहे हैं। यहाँ सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो कर रहे हैं, हर एक को जो भी आता है उसका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जांच किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है छुपी हुई रहती है, उसको खुद पता नहीं रहता है कि उसको ब्लड प्रेशर है, उसे कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, तब भी हम उसको उसका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जांच करते हैं। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देखा, मेरे रिपोर्ट के हिसाब से मुझे कम से कम ऐसे 15 पेशेंट मिले जिनको खुद पता नहीं था कि उनको शुगर है। शुगर के पेशेंट जो है वो घूम रहे हैं मगर उनको मालूम नहीं, कुछ दूसरी बीमारी से आ गए, एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो गए 15 पेशेंट मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे डायग्नोस कैंप से एक किस्म का अवेयरनेस पैदा होता है। नहीं है, बीमार पड़ने के बाद ही हॉस्पिटल को जाते हैं। आज जो है अच्छा आदमी भी आ रहा है क्योंकि उसको ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, ब्लड शुगर चेक हो रहा है। तो ये ऐसे कैंप से जो है बहुत सी बीमारियां जो हैं बाहर निकलती हैं और पहचान जाती हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको तो तमाम चीज़ें मुफ्त में दी जा रही हैं, कितनी भी किस्म की बीमारियां हो, फ्लू हो, टीबी हो, फिर बाद में जो है और कुछ पेट की बीमारियां हो, जख्मी हो, दिमाग की बीमारियां हो, तो सबका ट्रीटमेंट यहाँ आज मुफ्त में किया जा रहा है। और ऐसे कैंप से गरीब लोगों का बहुत फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो जिनको खुद मालूम रहता है कि उनको बीपी है, शुगर है, वो पेशेंट यहाँ आकर जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि उनको बीपी है और शुगर है, तो वो ट्रीटमेंट रहते हैं, तो आगे चलकर उनको आगे के कॉम्प्लिकेशन से वो बच जाते हैं। तो ऐसे एक कैंप का बहुत फ़ायदा है। हर जगह ऐसे कैंप बार बार होते हैं। हमारा नोमानी हॉस्पिटल हर जगह ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करता है। आप देख रहे हैं SDPI यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनाब अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने बीजेपी के कवानीन के खिलाफ अपना ख्याल जाहिर किया। भारत में दिन ब दिन नफरत की आंधी तेज होती जा रही है। भारत के संविधान में सबको इस बात का हक है कि वो अपने मजहब का, अपने धर्म का पालन करें, उन्हें जो चाहे वो खाने का हक है और बोलने की पूरी तरह से आज़ादी है। लेकिन आजकल ये आज़ादी बिल्कुल छीन सी गई है। प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद मैसूर स्टेट प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट हुए हैं, तो हम कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्टों का जायज़ा ले रहे हैं और कर्नाटक के जो अभी के प्राइम इश्यूज़ हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए पार्टी अभी ऑलरेडी डिसीजन ली है। इसी ताल्लुक से आज बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हम विजिट किए। आप देख रहे हैं बात करते हैं फिल्मी दुनिया की। फिल्मी दुनिया में बात करेंगे कतरीना कैफ की शादी किससे हो रही है। कतरीना कैफ की शादी सलमान खान से तो नहीं हो रही, लेकिन कतरीना की शादी 9 दिसंबर को राजस्थान में विक्की कौशल से हो रही है। सलमान खान से शादी होने के तवक्कात सबको थे, लेकिन कतरीना कैफ ने आखिरी लम्हे में ये फैसला लिया है कि उनकी शादी विक्की कौशल से होगी। कतरीना कैफ जो कई मरतबा अपने बॉयफ्रेंड बदला चुकी है, इससे पहले रणबीर कपूर के साथ शादी करना चाहती थी। विक्की कौशल कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है और वो एक IT के इंजीनियर हैं।
कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बात करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति 2000 से शुरू होकर उन्हें बनाए हुए आज 21 साल गुजर चुके हैं। उसके होस्ट थे अमिताभ बच्चन। आज केबीसी के 1000 एपिसोड हो गए हैं। अमिताभ बच्चन अपनी कहानी बयान करते हुए कहते हैं कि जब मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद कर दिया और मेरी ABCL कंपनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था। मुझे फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और मैंने फैसला किया कि मुझे अब छोटी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने इसकी मुखालिफत कि आपका यह फैसला आपकी इमेज के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे किसी तरह से भी अपना कर्ज अदा करना था और ये फैसला मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। BBC का पहला एपिसोड टेलीविज़न पे आया तो बहुत से लोगों ने मेरी तारीफ़ की और मेरा हौसला बुलंद हो गया और धीरे धीरे मेरा जितना भी कर्ज था सिर्फ एक टेलीविज़न की वजह से मैंने अदा कर सका। अमिताभ की ज़िंदगी हमेशा उतार चढ़ाव में रही। उनकी एक साथ 16 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और उन्हें हर फिल्म से निकाला जाता था, लेकिन बॉम्बे टू गोवा के बाद उनकी तकदीर अचानक बदल गई। आज अमिताभ बच्चन को भारत का महानायक कहा जाता है। बात करते हैं खेल की दुनिया से। बात करेंगे न्यूजीलैंड के उस जादूगर स्पिनर की जिसका नाम है एजाज पटेल। एजाज मुंबई से है, वहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई, लेकिन 1996 में उन्होंने न्यूजीलैंड अपनी फैमिली के साथ मुंतकिल हो गए। 5वां हिंदुस्तानी खिलाड़ी है जो न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहा है। एजाज पटेल ने वो कारनामा कर दिया है जो बहुत कम खिलाड़ी करते हैं और उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लेकर भारत के अनिल कुंबले की बराबर की। 10 विकेट एक इनिंग्स में लेना कोई मामूली बात नहीं है, यह हरभजन सिंह का भी कहना है। आप एक लोकल क्लब टीम की भी 10 विकेट नहीं ले सकते, लेकिन एजाज पटेल ने भारत की मजबूत टीम के 10 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए खुशी होती है कि अब न्यूज़ ट्रैक बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप देख रहे हैं